बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद फरानी। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। ज़िंदगी की दौड़ में इनफैक्ट हम उस वक्त से दौड़ना शुरू करते हैं जब हमारा कोई वजूद भी नहीं होता। हमारा वजूद भी एक दौड़ के नतीजे में, एक रेस के नतीजे में इस दुनिया में आता है और उसके बाद ये जो तवातर के साथ शुरू होता है सिलसिला, आखिरी सांस तक रुकता ही नहीं। हम भाग रहे होते हैं ज़िंदगी में, कभी किसी खुशी के ताक़ुब में, कभी किसी अपनी आरज़ू, उम्मीद, ख्वाब, कोई भी ऐसा प्लान जो कि हमने सोचा होता है उसके ताक़ुब में, उसके पीछे। और इसी तरह भागते भागते हमें लगता है कि ज़िंदगी जो है उसकी शाम पड़ना शुरू होगी और फिर किसी भी जगह पर ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तमाम चक्कर में हम भागना छोड़ देते हैं, एक्चुअल वाला भागना। वो जो बच्चे भागते हैं, बचपन में हम सब भागते हैं एक दूसरे के पीछे, हंसते हुए, बहुत सारे कहकहे लगाते हुए, बहुत सारे काम करते हुए, और अक्सर हमारे खेलकूद जो है उनमें भाग दौड़ शामिल होती है। बाद में ज़िंदगी की भाग दौड़ में ये भाग दौड़ जो है ये कहीं पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से जैसे बचपन से हम निकलते चले जाते हैं तो बुढ़ापा हम पे तारी होता चला जाता है। इसी तरह से हम ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियों से दूर होते चले जाते हैं और बहुत सारी संजीदगियाँ और बहुत सारे और मुख्तलिफ तरह के ख्वाल हम पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है भागना, और इसको एक किताब में एक मुसन्निफ़ ने भी बड़ा खूबसूरत बयान किया है, जिसने कि ओलंपिक्स और मुख्तलिफ इस तरह की दौड़ों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं जो भागते हैं, इसलिए कि जो लोग भागते हैं उन्हें पता है कि ये बहुत एक बहुत सख्त किस्म की फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, और ख़ास तौर पे उम्र के एक हिस्से तक पहुँचकर जब आप भागते हैं तो आपको अपना सांस, अपना जिस्म, उसमें उठने वाली मुख्तलिफ किस्म की दर्दें और उन सबको फिट रखना, मेनटेन रखना एक मुश्किल मरहला होता है। बहरहाल ये सारे लोग जो कि मुख्तलिफ दौड़ों के मुकाबलों में शरीक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड्स कायम करते हैं और भागते हैं, उनके ऊपर लिखी गई ये किताब है और उसका नाम बड़ा खूबसूरत है। उसका नाम है लोनलीनेस डिस्टेंस रन, यानी ट्रेवल्ड। और उसमें यह है कि किस तरह से अकेले में वो सब लोग जो है वो भागते हैं। डेविड सी यंग की ये किताब है और बहुत खूबसूरत सी किताब है। उसमें मुसन्निफ़ ने जो लिखा है ना, वो इसी तरह के लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि जो भाग रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने रेसिंग और मुख्तलिफ इस तरह के शोबाजात में काम और नाम कमाना होता है। अच्छा, उसमें उन्होंने बताया कि क्या तासुरात होते हैं उस शख्स के जो कि मुसलसल एक ऐसी कैफियत में भाग रहा होता है और उसने किसी न किसी चीज़ पे अपना जहन, अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, अपना सब कुछ जो है वो मरकूज़ किया होता है। आपने अगर ज़िंदगी में कभी भागे हों आप, तो पता है इसमें बहुत सारी सोचें होती हैं, रन फॉर समथिंग और रन फ्रॉम समथिंग। आप दोनों तरह से भाग सकते हैं। बाज़ औक़ात, और मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप ये सोच सकते हैं कि आप किसी ख़ास परेशानी से उसे बहुत पीछे छोड़ रहे हैं और आप भाग रहे हैं उससे, और आप उस कोशिश में भाग रहे होते हैं कि आप उसको बहुत पीछे छोड़ना चाहते हैं, इतना पीछे कि वो ज़िंदगी में कहीं दोबारा आ ही ना सके आपके पास, और आप भागते हैं और आप उस धुन में भागते हैं कि मैंने बहुत पीछे छोड़ देना है, मैंने बहुत दूर रह जाए मुझसे वो दर्द, वो तकलीफ़, वो गम, वो शख्स, वो एहसास, वो सब कुछ, वो कुछ भी हो सकता है। सो यू रन फ्रॉम समथिंग। और जब आप इस एक सोच के साथ भाग रहे होते हैं तो आपकी दौड़ जो होती है वो फ़र्क होती है। एंड देन होता है रन फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, आपको सामने कोई चीज़ नज़र आ रही है, वो आपका बहुत अच्छी सी फिज़िकल फिटनेस हो सकती है, वो आपके सामने कोई एक मयार होता है, कोई एक रिकॉर्ड होता है, कोई एक अवार्ड होता है जो कि आपने कायम करना होता है, या और भी कोई भी ऐसी सुनहरी सी चीज़ जो कि आपको अपनी तरफ खींच रही है और आप उसकी तरफ भाग रहे हैं। जब आप ये सोच के भागते हैं तो फिर आपकी दौड़ जो होती है उसमें एक और तरह की एनर्जी होती है। रन फ्रॉम समथिंग एंड रन फॉर समथिंग, इन दोनों की सोच में बहुत फ़र्क है। यकीन कीजिए, एक एथलीट जो है, मैं एथलीट तो नहीं हूँ लेकिन जब भी भागी हूँ ज़िंदगी में हमेशा मैंने एक्सपीरियंस किया रन फ्रॉम समथिंग, और आप अपनी पूरी एग्जर्शन वहाँ पे निकाल सकते हैं। तमाम गम गुस्सा, तमाम कर्ब, तमाम दुख, अजियत, तकलीफ़, जो कुछ भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आई हैं, किसी वजह से ये पहुँची हैं, किसी ने दी है या खुद से पैदा हुई हैं, आप उन सब से भाग सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी दौड़ के ज़रिए से। और अगर आपने ये रख लिया रन फॉर समथिंग, तो आप ज़िंदगी में भाग रहे होते हैं तो फिर उसके नतीजे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको अपने हर उठते हुए कदम के साथ, जिसम में उठती हुई हर टीस के साथ, उसमें सख्त होते हुए मुख्तलिफ किस्म के जो आपके मसल्स होते हैं उन सब के साथ आपके अंदर एक ख़ास तरह की मेंटल टफनेस, एक ख़ास तरह की जज्बाती ताकत भी आती चली जाती है। ये वो ताकत है जो गिरने नहीं देती किसी भी शख्स को। इसीलिए जब आखिरी जिस्म चूर चूर हो जाता है और एक कदम भी उठाया नहीं जाता और सांस से सांस नहीं मिल रही होती और बिल्कुल लगता है कि आपकी बॉडी जब आपको कह रही है कि बस दैट्स इट,
उससे आगे जो चीज़ लेकर जाती है वो फिर रन फ्रॉम समथिंग या रन फॉर समथिंग की वो सोच होती है जो कि हमारे अंदर मौजूद होती है। अरे इस सोच को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है मोहम्मद तौफीक साहब ने, जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सा आर्टिकल भी लिखा। उन्होंने उसमें लिखा कि उन्हें इत्तफाक हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 3 दफ़ा सैफ गेम्स यहाँ पे इस मुल्क में करवाई और इसमें आलमी जो बॉक्सर था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं बॉक्सर मोहम्मद अली, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और ये उनके साथ अटैच थे। तो कहते एक दिन मैंने बड़े डरते डरते उनसे पूछा कि जी इतना जो आप अपने हरीफ के साथ जब उतरते थे रिंग में, इतने कॉन्फिडेंट होते थे, आपके पंचेस इतने स्ट्रांग होते थे, आप जॉइंट होते थे, आपको हराना और नॉकआउट करना किसी भी शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं था और आपके सामने ठहरना किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं था और आपके मुक्के और पंचेस ऐसे जगह पे पड़ते थे और ऐसे पॉइंट पे पड़ते थे, आखिर इसका राज क्या था? तो कहते हैं उन्होंने बड़े हंसते हुए बताया कि ज़िंदगी बड़ी गुर्बत में शुरू हुई, कुछ भी नहीं था पास और बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत और बहुत जद्दोजहद के बाद एक साइकिल ख़रीदी सेकंड हैंड। और एक दफ़ा जब जिम उस पर वर्जिश करने जाया करता था, जिम से बाहर निकला एक दिन तो देखा कि एक तनोमंद गुंडा जो है वो साइकिल को लेके जा रहा है। तो मैं परेशान हो गया, घबरा गया, ज़ाहिर है अभी नौजवान थे, तो मैं घबरा गया और पास खड़े पुलिस वाले के पास जाकर मैंने कहा कि मेरी साइकिल, उसको प्लीज़ रोको, वो मेरी साइकिल लेके जा रहा है। तो कहते उस पुलिस वाले ने कहा कि हाथों में दम है तो रोक लो फिर। कहते हैं उस दिन के बाद से जब मैं रिंग में उतरता हूँ तो हर हरीफ मुझे अपना साइकिल चोरी लगता है, तो मैं उससे इसी तरह से मुकाबला करता हूँ। सो ज़िंदगी में पेश आने वाली कमज़ोरियाँ और महरूमियाँ दोनों हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद देती हैं, बहुत मदद देती हैं। अगर हम ये सीख लें फ़लसफ़ा कि वी हैव टू रन फ्रॉम समथिंग और वी हैव टू रन फॉर समथिंग, दोनों ताकतें हैं, इन दोनों ताकतों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम की तफसील की तरफ भी चलूँगी। आपको अच्छी लगी ना मोहम्मद अली साहब की बात, है ना? सो देखिए दुनिया का आलमी जो बॉक्सर है उसकी क्या ड्राइव है कि वो कैसे कि मेरे साइकिल चोर जो है मैं समझता हूँ सारे ही वही हैं। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात होगी। पहले हिस्से में फ़िटनेस के बारे में कुछ बात करेंगे, जहां पर कि हमें एक ऐसी फ़िटनेस ट्रेनर से मुलाकात होगी, ज़ैन उमर ख़ान, जो कि एक नया किस्म का फ़िटनेस रजीम जो है वो पाकिस्तान में लेकर आए। उनका कहना है कि जितना इससे फ़िटनेस के लेवल्स अचीव होते हैं वो बहुत सारे और फिटनेस लेवल्स में मुश्किल से अचीव होते हैं, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों को जमा करके इन्होंने ये एक डिज़ाइन किया हुआ, ये इंटरनेशनल एक तरीका है जिसको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप भी सीख सकेंगे कि पूरी दुनिया में लोग वेट लॉस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजें शामिल हैं। उसके अलावा आज आपकी मुलाकात हम अपने एक ऐसे सियासतदान से कराएंगे जिनका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून के साथ और उसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ वाबस्ता है। आपकी मुलाकात होगी ज़ुबैर उमर साहब से, जो कि चेयरमैन है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के। उनसे गपशप और मुलाकात भी आज शो का हिस्सा है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने रुकना है एक ब्रेक के लिए और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, हम आपको मिलवा रहे हैं एक वेट लॉस एक्सपर्ट से, जो कि आपको हमें बता सकते हैं कि वज़न कैसे कम किया जा रहा है दुनिया में मुख्तलिफ नए ऐसे डिसिप्लिन के साथ, जिनमें से एक जो है वो भी है जिसमें ये काम करते हैं और जिसमें ये सर्टिफाइड लेसमैन बॉडी कॉम्बैट एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हैं ज़ैन उमर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा ये बॉडी कॉम्बैट क्या है, ये लेसमैन की क्या चीज़ है? बेसिकली बॉडी कॉम्बैट इज़ मिक्स मार्शल आर्ट्स का ये कॉन्सेप्ट है। मिक्स मार्शल आर्ट्स की इसमें सारी मूव्स होती हैं और HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग का, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो ये उसमें सारा है, बिकॉज आपकी जितना भी मार्शल आर्ट्स है दैट इज़ हाई इंटेंसिटी। तो बेसिकली वो चीज़ है। हाई इंटेंसिटी में वैसे वो सारे वर्कआउट शामिल हैं जिसमें एक दफ़ा आपका पूरी पसीने निकले, दिल की धड़कन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चली जाए, हार्ट रेट तक आप पहुंचते हैं और फिर आप उसको नीचे, और उसके बाद फिर आप उसे उसी पीक पे लेके जाए, भले आप वो भाग दौड़ में कर रहे हो, भले आप अपनी मुख्तलिफ बॉडी मूव्स के साथ। बट मिक्स मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अपने सारे बॉडी के पार्ट्स यूज़ कर रहे होते हो, सारे बॉडी के मसल्स यूज़ कर रहे होते हो। आप एक एक करते हैं, आप अपने एब्स से लेके आप अपने काफ मसल्स, एंकल्स तक सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। और अपर बॉडी का जब आप पंच करते हैं तो ये सारा कुछ 1 क्लास ऑफ बॉडी कॉम्बैट इक्वल 1700 क्रंचेस। तो अगर आप 1700 क्रंचेस कर रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा फन तरीके से आप एक क्लास कर लें। ठीक है। और मुझे भी पता चला कि आपने अपना वजन भी बहुत ज्यादा कम किया। बिल्कुल। कितना वजन था पहले आपका? 90 kgs। और ये इसी तरह से बॉडी कॉम्बैट के साथ कम किया? नहीं, बॉडी कॉम्बैट तो अभी ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, बट नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करके, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, डाइट, हेल्दी डाइट, उससे।
इन तमाम चीज़ों से। जी। तो फिर न्यूट्रिशन का कितना रोल होता है, और जो लोग अभी वजन कम करना चाहें उनके न्यूट्रिशन के हवाले से क्या गाइड करें? न्यूट्रिशन अगर आपकी नहीं है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो फिर आपको एक्सरसाइज वगैरह का वो रिजल्ट्स और वो आपको सारा कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज न्यूट्रिशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्दी डाइट आप लेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी बेसिकली बेहतर परफॉर्म करेगी, आपको जिम में एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, और उससे जितना आप परफॉर्मेंस एफर्ट डालेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही। तो क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए? बेसिकली हर बंदे का डिफरेंट हमारा एक डिपेंड बेबी है, करता बहुत है। छोटा सा पाला सा, आज हमारे पास स्टूडियो में, बल्कि 2 बेबीज हैं इनफैक्ट। और जब मैं ओपनिंग कर रही थी तब भी वो बेबी रोने लग पड़ा था, बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी बात जो है वो पूरी की। जी। तो बेसिकली न्यूट्रिशन का ये है कि हर बंदे का डिफरेंट होता है कि उनको कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, कितनी कैलोरीज नहीं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह ये सब आपने बेसिकली माइंड में रखना होता है कि ये है। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो बहुत मिसकंसेप्शन है कि जी कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें, खाना प्रोटीन छोड़ डाइट पे दें, चले जाएं। प्रोटीन डाइट खाना छोड़ दें, बेसिकली उससे आपका वेट लॉस नहीं होता बल्कि वेट गेन होता है। आप वेट लूज तो कर लेते हैं, 10-12 kg आप कर लेते हैं, बट उसके बाद आप फिर से एकदम से चढ़ा लेते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी वो जो आप चीजें छोड़ देते हैं कैलोरीज वो क्रेव करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। तो बेसिकली न्यूट्रिशन में आप खाएं सब कुछ, आप हेल्दी चीजें, ऑयल से थोड़ा बचें, और आप अपनी प्रोटीन खाएं, चिकन खाएं, फिश खाएं, एग वाइट्स खाएं। आप बेसिकली ये जो वाइट चीज़ें हैं, जो स्टार्चेस वगैरह हैं, आपके सारे रिफाइंड शुगर्स, आपकी वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ये चीज़ें ये आप छोड़ें, इनकी जगह आप होल ग्रेन ब्राउन चीज़ों पे जाएं, बिकॉज वो जो है वो आपके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। ये चीज़ें आप खाएं, और हेल्दी फैट्स जिस तरह आपके ऑलिव ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये चीज़ें छोटी मील्स खाएं 5 times a day, और हेल्दी रहे, फिट रहे, और बॉडी के एक मैकेनिज्म को समझ लें। हमारा जिस्म हर उस चीज को स्टोर करना शुरू कर देता है जिसके बारे में उसे शक पड़ जाता है कि ये कम है। सो अगर हम उसे कोई भी चीज कम तादाद में देंगे वो उसे स्टोर करेगा, अगर हम फैट इस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो उसको भी स्टोर करना शुरू कर देगा। दूसरा ये कि हमें बॉडी को थोड़ा सा अपने ट्रिक करना होता है कि हमने उसे ये नहीं फील होने देना होता कि हम तुम्हें कुछ दे नहीं रहे, लेकिन हमें उसे बहुत सारा कुछ ऐसा देना होता है जिससे उसे स्टार्वेशन की फीलिंग। बिल्कुल। जब आप स्टार्व करते हैं तो बेसिकली होता है आपकी बॉडी जो भी आप खाते हैं वो फिर उसको स्टोर करना शुरू हो जाती है, बिकॉज एक बॉडी का भी अपने तरीके से एक माइंड होता है जिसमें बॉडी को पता है कि जी अगर मुझे फॉर एग्जांपल सुबह 6 बजे आपने नाश्ता किया, रात को 10 बजे आपने कुछ खाना है, तो बॉडी को पता है कि जी जो सुबह 6 बजे खाया उसको स्टोर करके रखो क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको। लेकिन अगर आप हर 2-3 घंटे बाद खा रहे हैं तो बॉडी नोस कि जी आपने इसको बर्न करना है, और वो बर्निंग प्रोसेस जो होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, फिट रहेंगे, लीन रहेंगे, बिल्कुल सारा कुछ। अच्छा, जब हम ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें कुछ ये बता सकें कि घर में जो लोग बैठे हुए आपको देख रहे हैं, अगर वो आपके पास जिम ना आ सकें, जो कि नहीं आ सकेंगे, इसलिए कि मेरे ख्याल से सिर्फ इस वक्त इस्लामाबाद में एक आप ही करा रहे हैं बॉडी कॉम्बैट, सही? तो बॉडी कॉम्बैट के कुछ सेशंस हम आपको गाइड कर देंगे। आप इनको अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उनको मोबाइल पे सामने रखकर आप अपने इसको ट्रेनिंग का हिस्सा बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिले। लेकिन इससे पहले कि हम ज़हन को उतारें फिटनेस के अपने उसमें एरिया में, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन से सर्टिफाइड वेट लॉस एंड बॉडी कॉम्बैट ट्रेनर इस वक्त हमारे साथ हैं जैन उमर। और जैन, ये सर्टिफाइड ट्रेनर होने का मतलब क्या होता है? बेसिकली सर्टिफाइड होता है कि आपने इसमें कोई एजुकेशन और सर्टिफिकेशन आपने इसमें ली हुई है। बिकॉज बेसिकली लोगों को लगता है कि जी एक ट्रेनर बनना बहुत आसान काम है, आप जिम में चले जाओ, आपने वेट शेट उठा लिए, ये वो। बेसिकली ये एक बहुत अलग फील्ड है पूरी। फील्ड बेसिकली इसमें ये है कि आपको न्यूट्रिशन, आपको बॉडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज आपके पास काफ़ी इस तरह लोग आते हैं जिनको इंजरी होती है, और फिर आप उसको किस तरह हैंडल करोगे, या अगर वो ठीक तरह से नहीं करते तो इंजरी हो जाती है। बिल्कुल, जो कि यहाँ पे मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा जिम्स वगैरह में देखा है कि लड़के वगैरह गलत एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं सारा कुछ, और उनको कोई पूछ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। और इनकी जो इंजरीज आप हमारे मेन स्पोर्ट्समैन का डिलेमा देख लो ना, किसी की कभी नी इंजरी हुई होती, क्यों? उन्होंने सारी जिंदगी गलत एंगल से, गलत तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को एक्सर्ट किया होता है। नी, लोअर बैक और ये आपकी शोल्डर इंजरीज वगैरह हैं, ये बहुत कॉमन है। ये क्यों कॉमन है? क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं और ये सारा कुछ बेसिकली रनिंग, जो हमारी जॉगिंग है, वो लोग इतने गलत तरीके से करते हैं कि आपकी नीज वगैरह सारी, और ये ऐसी इंजरीज हैं कि ये फिर आपकी लाइफ के साथ रहती हैं। पूरी
चले आए ना, फिर हम चलते हैं अपने फिटनेस एरिया में। हमें बताएं, पहले तो ये बताएं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कि हम अपनी रूटीन एक्सरसाइजेज में करते हैं या जॉगिंग में जैसे करते हैं जिसकी वजह से घुटने फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल वो जनाब चलिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम मसल पट्टे खिंचाओ, टूटना फूटना, ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होती हैं, हम गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। तो ज़ैन क्या कैसे करनी होती है? बेसिकली रनिंग का जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रनिंग आपने बेसिकली टोस पे करनी पंजों है। पे, हाँ। लोग जो हैं वो पूरा अपने हील्स धम धम करके भागते हैं और उससे सारा इम्पैक्ट जो आपका है वो आपके नीज और लोअर बैक पे आता है। तो कोशिश करें, जरूरी नहीं है आपने तेज भागना है, स्लो स्टार्ट करें, आराम आराम से रनिंग करें, वॉक करें, अपना पहले आप पोस्चर और वो चीज़ ठीक करें कि कल को जिधर आपने 10 किलोमीटर भागना है तो ये ना है कि आप एक भी ना भाग सकें इस इंजरी की वजह से। हाँ। तो ये चीज़, बाकी जो हमारे यहाँ पे पुशअप्स और स्क्वाट्स वगैरह हैं वो लोग बहुत गलत करते हैं। कैसे, उसमें क्या गलती करते हैं? बेसिकली उसका ये है कि आपके जो स्क्वाट्स हैं वो लोग जो हैं, एक तो नीज उन्होंने अपना जो कम खोले डिस्टेंस होते है हैं, वो कम, शोल्डर लेंथ पे बिल्कुल खोलना वो होता आप है। शोल्डर वेट उनको रखें, टोज आपके जितने आपके हल्के से कंधे पॉइंटिंग चौड़े आउट। हैं उतने ही आपके पाँव खुले होने चाहिए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल बिल्कुल। नमाज का पोस्चर भी यही है। आपको पता है हम Absolutely। नमाज भी टांगे जोड़ के पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल, हालांकि नमाज के लिए बिल्कुल भी हमें हुक्म है कि आपने टांगे खोल के अपने कंधों के बराबर खड़े होना है। बिल्कुल। दूसरा ये कि आप अपनी बैक और हिप्स जो हैं उनको इन लाइन पे रखें, और जब आप नीचे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो नीज हैं वो आपके टोज से आगे एक्सीड ना करें और आपकी बैक राउंड ना होए, ना तो बिल्कुल स्ट्रेट होए। एक जो आपका एंगल है लोअर बैक और स्पाइन का वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ये एंड अप। और जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आप बेसिकली जर्क ना करें, नीज को अपने लॉक ना करें, स्लो बिल्कुल नीचे एंड स्लो अप। ठीक। ये दूसरा पुशअप्स जो हैं वो हमारे लोग जो करते हैं वो बेसिकली एक तो आर्म्स उन्होंने बहुत वाइड रखे हुए होते हैं इतने, ये भी आप शोल्डर विड्थ रखें और कोशिश करें कि थम्स जो हैं वो डायरेक्टली अंडर द शोल्डर हो ठीक है आपके, एंड टोज आपके ऊपर, एंड बिल्कुल स्लो आप नीचे जाएं और एल्बोज बॉडी के थोड़ा क्लोज रखें एंड वापस ऊपर। ठीक। ये चीज, और अगर किसी को ये मुश्किल लगता है तो आप स्टार्ट नीज पे अपने करें। हाँ। और कोशिश करें कि आपकी हिप, बैक और शोल्डर्स और हेड एक लाइन में हो, बेसिकली ना ऊपर होए ना बहुत नीचे होए, ये चीज। सो ये 2-3 एक्सरसाइजेज जो कि बहुत कॉमन ये है, बेसिक है जो आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये 2 एक्सरसाइजेज आपकी पूरी बॉडी के मसल्स यूज करते हैं और स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज हैं। लंजेस में क्या हम करते हैं गलत? लंजेस में दूसरा चीज ये है कि लोग उसमें भी अपना डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, बेसिकली ये लंज कर रहे होते हैं। लंज आपका बेसिकली एक बड़ा Full स्टेप extension है, है, हाँ। फुल एक्सटेंशन, और उसमें भी ये है कि आपकी नीज जो हैं वो 90 डिग्रीज रहनी चाहिए और टोस से आगे नहीं जाना चाहिए और बॉडी स्ट्रेट, लीन आपने आगे नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट ठीक है। और वापस। बिल्कुल सही। तो ये 3 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, ये हर रेजिम का हिस्सा होती है, जितनी अच्छी तरह से आप इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं उतनी अपनी बॉडी को आप। अच्छा जी, अब हम शुरू करें अपना बॉडी कॉम्बैट। सबसे पहले हम अपर बॉडी का बताने जा रहे हैं जी। सो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके साथ आपके पास लेटेस्ट जो दुनिया में चल रहा है इस वक्त रेजिम बॉडी कॉम्बैट का, आप देख सकेंगे कि कैसे आपने उसे अपनी डेली फिटनेस रूटीन में शामिल किया। इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं इससे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह मूव्स करनी है, क्योंकि रिजल्ट्स आपको उसी से मिलेंगे। ठीक है। अगर आप सही तरीके से मूव नहीं कर रहे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये है, अपर बॉडी में आपके आ जाते हैं पंचेस। बेसिकली आपने स्टांस अपना थोड़ा वाइड रखना है और जब आप पंच कर रहे हैं तो आपने अपनी बॉडी, अपर बॉडी को रोटेट करना है, ठीक है। तभी आप अपने एब्स यूज करेंगे और आपकी बॉडी की शेप आएगी। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैंने जैसे इन्हें बताई एक टिप, जहन में रख लें जिस पे गुस्सा है, बिल्कुल, और फिर शुरू हो जाए। बेसिकली इसमें यही है, आपने थोड़ा सा गुस्सा और उससे थोड़ा है, क्योंकि ये बेसिकली फाइटिंग वो है। हाँ। दूसरा ये है किक करते हुए जो आपकी फ्रंट किक, मेन किक जो सारों को पता है कि जी क्या होती है, वो ये है कि आपने थोड़ा सा पीछे लीन करना है और आपने किक करना है। ठीक है। दूसरा ये याद रखें कि कभी भी किक ऊंची करने की जरूरत नहीं है, नीचे करें, स्लो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको ऊपर लेकर जाएं। ठीक है, ये है। जो स्टार्ट विद। चलें जी, हम शुरू करेंगे अपर बॉडी। बिल्कुल, ठीक है। 1 knee, 1 kick. With the kick, aim for the stomach. Light on your feet. Continue. Right leg forward.
ये आपका फर्स्ट फेज है। दूसरे फेज में जंप है, लेकिन ये आपका लेवल 2 है। अगर आपने अभी भी लेवल 1 पे रहना है, दैट्स अप टू यू। जबरदस्त। ये अपर बॉडी था, ये अपर बॉडी का सही। ठीक है। और अब हम लोअर बॉडी का अगर हम बिल्कुल, देखना चाहेंगे, बिल्कुल। लोअर बॉडी को कैसे हम वर्कआउट में लेते हैं। तो उसमें बेसिकली जो अभी लंजेस आपको बताए हैं वो आएगा, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैक। शुरू आपने स्टेप से करना है, ये आपका लेवल 1 है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप थोड़ा सा लंज करते जाएं। हाथ आपने ऊपर रखे और बेसिकली ये एक फाइट में आप फिर आप डबल लंज भी कर सकते हैं। बेसिकली अभी आपकी जो ऑपोजिट लेग है ये वर्क हो रही है और ये अब आपका लेवल 3 है। साइड लंज, बेसिकली आप अपनी थाइस को चारों तरफ से वर्क कर रहे हैं, फ्रंट, बैक एंड द साइड। और जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। तो आपने स्क्वाट करना है और रहना आपने नीचे ही है। बेसिकली आप ऊपर भी आ सकते हैं, बट जितना नीचे होंगे उतनी लेग्स वर्क होंगी। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आमदीद और सब बखैर जनाब। हमने आपको बॉडी कॉम्बैट की लेटेस्ट टेक्निक्स बताई हैं। इस वक्त जैन उमर है जो कि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। कुछ सवाल आप लोग भी करना चाह रहे हैं? जी मेरा जैन से एक क्वेश्चन है कि ये जो अभी तक आपने एक्सरसाइज बताई हैं ये सारी मैक्सिमम जो है ना यंगस्टर्स के लिए हैं, तो जो थोड़े से ग्रोन अप या थोड़े से एजेड लोग हैं, इन्हीं एक्सरसाइजेज को अगर आप थोड़ा सा लाइटर मोड में हमें दिखा दें ताकि हम जैसे लोगों को भी करने में आसानी हो। सही, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हैं? जी। कितनी स्पीड पे चलाते हैं? 60-70 तक। बस उतनी स्पीड एक्सरसाइज में भी कम कर दें। आपकी एज अप्रोप्रिएट हो गई। चलें। दूसरा वो जिस तरह अभी आपने कहा, बेसिकली एज एक नंबर है जो आपके माइंड में, अगर उसको आप निकाल देना तो कुछ भी आप कर लेंगे। तो एज को बेसिकली आप निकालेंगे क्योंकि एज आपको पुल बैक करती है। आप कल को कोई एक्सरसाइज देख भी लें, हम ये कहते हैं नहीं जी हमारी एज नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो वो पहले ही आपने अपने माइंड में कर दिया कि जी मैं ये कर ही नहीं सकता। तो वो चीज़। और दूसरा ये अपनी पेस पे, जिस तरह उन्होंने कहा आप अपनी पेस पे स्टार्ट करें, ठीक है। अब स्क्वाट्स जिस तरह मैंने आपको बताया, आप स्लो स्टार्ट करें, या अगर और आपको होता है आप पीछे चेयर रखें, चेयर पे आप बैठें और उठ जाएं। सिंपल। आप इस तरह से, जरूरी नहीं है कि आपने फुल नीचे तक जाना है। पुशअप्स हैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अब अगर हम अपने टोज पे कर रहे हैं तो आप अपने नीज नीचे रखें और फिर आप इस तरह स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप अपना पेस और पावर और स्ट्रेंथ वगैरह आप अपनी एंड्योरेंस बिल्ड करते जाएं। ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर सकते जी, बिल्कुल, और लंजेस अगर आप कर रहे हैं तो साथ कुर्सी रख लें, कुर्सी रख जिस पे लें। हाथ रखकर आप बिल्कुल। उसके साथ लंजेस करें। ये वो नहीं तो आप स्टेप करें, मतलब स्टार्ट आप स्टेप से करें, सिर्फ इस तरह ये आप स्टेप करें और हल्का हल्का सा बेंड करते जाएं नीचे। बिल्कुल सही। सिंपल।
थैंक you यू जी। जैन, Thank आपने you very हमारे much. साथ अपना एक लेटेस्ट जो एक्सपीरियंस है और सिलसिला है वो शेयर किया। मुझे यकीन है कि वो सब लोग जो कि वेट लॉस प्रैक्टिसेस करते हैं और डेली फिटनेस रिजीम में हैं, वो ऐड करके इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। आपकी मुलाकात जो है वो अपने मेहमान से भी कराने जा रही हूँ और मेरे आज के मेहमान एक ऐसी सियासी शख्सियत है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ, और उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ भी अभी रिसेंटली किया, लेकिन बहुत डायनामिक अंदाज में ये इस पार्टी के साथ जुड़कर बहुत सारा काम जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त चेयरमैन है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के। आपकी मुलाकात होगी मोहम्मद जुबैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कैसे हैं? बस गुड बिल्कुल मॉर्निंग। ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। हाउ इज लाइफ? लाइफ इज वेरी वेरी गुड। अच्छा, जब रूलिंग पार्टी में है तो फिर जिंदगी में क्या तब्दीली आती है? नहीं, मैं तो हमेशा से अपनी लाइफ से मुतमईन रहा हूँ और होना भी चाहिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। जाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी गुर्बत है, जहाँ तालीम का फुकदान है, वहाँ अगर इफ़ यू गेट ऑल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे स्कूल में अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप पास आउट करना और फिर अच्छी नौकरी करना, हाँ। तो मेरा ख्याल है ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप इस पर भी अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, सो मेरा ख्याल है मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव किया है। सही। और जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। उन सब कुछ में सियासी शख्सियत होना भी शामिल था कहीं जिंदगी बिल्कुल में? नहीं, मतलब कोई एम्बिशन तो नहीं थी, जाहिर सी बात है। कोई ताल्लुक नहीं था हमारी फैमिली का, कोई बैकग्राउंड नहीं था। और जाहिर है मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मेरे बाकी भाई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे। IBA से MBA किया था कराची से, और तकरीबन 27 साल मैंने IBM में नौकरी की, जो कि वर्ल्ड रिनोन्ड कंपनी है। तो उस जगह तक तो बिल्कुल ख्याल नहीं था कि सियासत भी करेंगे। वो छोड़ने के बाद मैंने बिजनेस की और फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, और मेरा ख्याल है सबके लिए आती है अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब आप सब कुछ अचीव कर लें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाए, आप कैरियर में भी आपने हाई पोजीशन हासिल कर ली हो, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ और भी करना चाहते हैं। कुछ लोग सोशल सेक्टर में कुछ करते हैं, कुछ चैरिटी का काम करते हैं, कुछ टेलीविजन से वाबस्ता हो जाते हैं, या जो भी आपका इंटरेस्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उसके अलावा जो कि आपने नौकरी की है, और कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है दुनिया भर में इतनी अच्छी कंपनी में सबके साथ काम करके। तो वो कंट्रीब्यूशन, तो एक अपॉर्चुनिटी आई 2012 में, तो मैंने कहा कि सियासत भी करके देखते हैं। अपॉर्चुनिटी खुद से आई या फिर आपने उसके लिए नहीं, कुछ मेरा ख्याल है कोशिश प्लान नहीं किया था। वो ऐसे आए, क्योंकि हर एक के पास देखें, अगर आपका बैकग्राउंड है, आपका एक्सपीरियंस है, तो शहबाज शरीफ साहब ने अप्रोच किया था और वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अप्रोच किया था, तो मैंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था। और जब मैं रिस्पॉन्ड भी कर रहा था और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, 2012 मई की बात है ये, तो उस वक्त भी मेरा कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का। ठीक। तो जब वो बातचीत उनसे हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने ऑफर किया, तो मैंने थोड़ा सा सोचा, एक तो वो उसके लिए मुझे लाहौर मूव करना था। लाहौर मूव इन अ सेंस के ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है, और 7-8 महीने के बाद इलेक्शंस होने वाले थे। तो एक मैनिफेस्टो कमेटी में इकोनॉमिक प्लान बनाना था, टैक्स रिफॉर्म प्लान बनाना था, और मीडिया कमेटी मीडिया सेंटर सेटअप करना था। तो ये उन्होंने मुझे टास्क दिया था। तो एक तो ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक कराची से था, तो मूव करना लाहौर में, उसके लिए सोचना तो था, बट मैं बड़े डिसीजंस बहुत जल्दी फैसला करता हूँ, तो मैंने मेरा ख्याल है 15 मिनट में फैसला कर लिया था। सिर्फ 15 जी, मिनट में? 15 मिनट। अच्छा, तो ये इतनी अच्छी कुव्वत फैसला, कभी अपने किए हुए फैसलों पे आपको पछताना भी पड़ा है? फिर इतनी जल्दी में किए हुए कहते हैं फैसले जरा शैतान का काम होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। नहीं, मेरा ख्याल है एक तो फैसलों के हवाले से पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब आप हुकूमत में आते हैं तो और ज़्यादा आपको एहसास होता है कि फ़ैसलों की अहमियत कितनी होती है। पाकिस्तान में लोग डर के भी बहुत काम करते हैं कि जी अगर कोई काम करेंगे, आज फाइल खुलेगी तो मीडिया रिएक्ट करेगी, ऑपोजिशन रिएक्ट करेगी, और गलती भी हो सकती है। सो उससे ज़्यादा अच्छा है आप काम ही ना करें, फाइल ही ना खोलें, स्टार्ट ही ना करें प्रोसेस को। तो मेरा ख्याल है प्राइवेट सेक्टर से जब आते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर सीखते हैं कि जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं तो उस जगह तक आपको रिटर्न भी नहीं मिलता। उसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपके पास पैसा है, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो है, आप स्टॉक मार्केट में करेंगे ज़्यादा रिस्क है, आप ज़मीन खरीदेंगे तो उसका भी आपको ये तो नहीं पता अगले साल बढ़ जाएगी कीमत, कम भी हो सकती है। तो रिस्क तो आप लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह से अगर आप बड़े एक ओहदे पर हैं तो ज़ाहिर है वहाँ भी आपको रिस्क लेना पड़ता है, और घबराना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हाथ पाँव नहीं कांपने चाहिए फैसले करते हुए,
और अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आपने तमाम अपना जो जिसको आप कहते हैं ना कि आपने हर चीज को देख लिया अच्छी तरह, सही। वो ये नहीं है कि आप 6 महीने लगे, हो सकता है वो आप 3 मिनट में फैसला कर लें या 15 मिनट में फैसला कर लें, लेकिन एक दफा आपने अगर वो सब चीजें देख ली हैं और फैसला किया है तो वो इस चीज से घबराना नहीं चाहिए कि इसके नताइज शायद वो ना हो जो आप चाह रहे हैं। सही। और ऐसा होगा, ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि जो भी फैसला करे वो सही हो। ठीक। तो वो उसकी एग्जांपल अगेन मैं वो स्टॉक मार्केट की देता हूँ। ऐसा कभी कोई ऐसी चीज पैदा नहीं हुई है कि आप हर रोज सुबह को उठ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और बढ़ जाए शाम तक, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपके पास अच्छी डिसीजन मेकिंग है, आपकी एक्सपीरियंस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप 10 में से 7 फैसले तो सही करने चाहिए आपको। और अगर आप 7 करेंगे तो आपके लिए भी, आपके बिजनेस, फैमिली, मुल्क, हर एक के लिए अच्छा होगा। सही। तो अपने जितने अभी तक फैसले किए उनसे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। और मैं ये पाकिस्तान के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, जब लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि जी देखें आप कोई चीज रेफर करते हैं कि ये चीज सही नहीं हुई है, तो वो जो 99 अच्छी चीजें होती हैं उसको छोड़ के वही चीज को पिक करते हैं जो सही नहीं होती। ठीक। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता दुनिया में कहीं भी, किसी फैमिली में, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, मुल्क के हवाले से कि जी आपके 100% डिसीजन सही हों। आप होंगे और डिसीजन जरूर लेना चाहिए। डिसीजन लेके उसको सही करने का भी कुव्वत होनी चाहिए कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो फिर कितना कमिटेड है और कितना स्ट्रांगली आप बिलीव करते हैं उसमें। क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करते हैं तो वो तो आप उसके लिए एफर्ट ही नहीं करेंगे। और सिर्फ डिसीजन नहीं होता उसका, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी होती है और इंश्योर भी करना होता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, टीम है, वो तमाम चीजें। बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुकने के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। खुशामदीद और सबब खैर। आज मेरे मेहमान हैं मोहम्मद जुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी और उसके साथ साथ चेयरमैन हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के। सर, आप बात कर रहे थे अच्छे कुव्वत फैसला की, तो रिस्क कैलकुलेशन भी इसके मतलब है आपकी बहुत अच्छी होगी और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं आप, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क जिस पे होता है वो फैसले लेते हैं या फिर हाई रिस्क फैसले भी ले लेते हैं? देखिए, आप किसी भी ओहदे पर होते हैं और कोई भी पोजीशन में होते हैं तो आप जब फैसले लेते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास उसका तजर्बा है और आपके पास तालीम है और आपके पास सोचने की काबिलियत है, तभी आपको एक ओहदे पर बिठाया जाता है। तो अगर आपके पास वो तमाम चीज़ें होंगी तो आपका फैसला भी बहुत हद तक सही होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि फैसले जरूर होने चाहिए। पाकिस्तान में लोग डरते हैं फैसला करते हुए कि जी फैसला होगा तो फिर मीडिया क्या कहेगा। बहुत दफ़ा मैंने देखा अपने ऑफिस में, हमारे बोर्ड के मेंबरान हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो हमेशा हम जब फैसला करने जाते हैं तो वो कहते हैं मीडिया क्या कहेगा, ऑपोजिशन क्या कहेगी, इमरान खान क्या कहेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें फैसला सही और गलत के बेसिस पर करना चाहिए, रादर देन कि जी मीडिया से डर के या ऑपोजिशन से डर के या नेशनल असेंबली की कमेटी कोई बुला लेगी या सेनेट की कमेटी कोई बुला लेगी। मेन चीज़ ये है कि आप फैसला करें और उसको डट के आप उस पर भरपूर तरीके से अमल करें और दुआ करें साथ साथ कि अल्लाह ताला आपको की रहनुमाई करें। अच्छा, ये उसने इत्तेफाक है कि तीनों भाई जो हैं उनका फाइनेंशियल कुछ करियर रहा, फाइनेंस के साथ जुड़ा रहा? जी, एक तो हम 6 भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक। और 3 भाई जो छोटे थे हम उनकी क्योंकि उस वक्त हम कराची शिफ्ट हो गए थे तो हमारी तालीम उस वक्त जारी थी, तो वो जाहिर है आप एक माहौल में होते हैं। तो तीनों भाइयों ने IBA से MBA किया और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह MBA होता था। तो IBA अभी भी मेरा ख्याल है सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और उस वक्त तो था ही। तो सबने IBA से MBA किया। एक भाई सिटी बैंक में गया, मैं IBM में गया और असद जो है वो एक्सॉन में गया जो बाद में एंग्रो बन गई। तो जाहिर है वो एक बैकग्राउंड था उसी तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए। सही। एंड आई थिंक वो सबसे अच्छा फैसला था। अच्छा, तो कौन किसको देखकर चीजें पिक करता रहा कि अच्छा एक दूसरे को देख के, बट एक जब आप स्टैंडर्ड्स आपके जो दूसरे भाई स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं क्योंकि असद ने माशाल्लाह बहुत अचीव किया। जो मेरे भाई अभी हैं वो जो अभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मुनीर कमान वो नेशनल बैंक के चेयरमैन है और कराची स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है। तो जाहिर है हाई स्टैंडर्ड्स जब सेट करते हैं तो आप
उसको फॉलो तो करते हैं, इंस्पायर भी होते हैं और आप भी अचीव करना चाहते हैं, उसी तरह से उसी लेवल पर अचीव करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी खास बात आपके बचपन में थी जिसने आपको वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स दी जो जिंदगी में आप कामयाब हो सके? मेरा ख्याल है हमारे घर का माहौल जो था ना वो बहुत ही एक तो वहाँ हमेशा पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मतलब पॉजिटिव चीज़ों की बात होती थी और हमें समझने में, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी या पाकिस्तान की हिस्ट्री थी या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, तो हमारे यहाँ हमेशा डिस्कशन होती थी। और ऑब्वियसली तालीम पर फोकस था, बिकॉज हमें इतना पता था कि तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ उस हद तक तो बड़ा क्लियर था। हमारे जो वालिद साहब थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी प्री पार्टीशन में वाज द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। पूरे इंडिया से मुसलमान वहाँ जाके तालीम हासिल और वहाँ से पढ़ना सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं बल्कि एक एनलाइटनमेंट का सिंबल भी था। बिल्कुल। और ये जो मैं आईबीए की बात कर रहा था ना, आईबीए में भी जाके आईबीए उस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन था, अब भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है कि वहाँ सिर्फ ये नहीं कि तालीम पर फोकस है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं फॉर एग्जांपल। बिकॉज आप जितना भी अच्छा किसी चीज़ में हो, अगर आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं या बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं बता सकते। सो ओवरऑल जब पर्सनालिटी ग्रोथ होती है उस पर आईबी का, तो मेरा ख्याल है हमारे घर का माहौल ऐसा था, हमारे दोस्तों का, फिर मेरा ख्याल है फॉर्चुनेट आप एक माहौल से भी होते हैं। तो एक आईबीए बिकेम अ स्टैंडर्ड के आईबीए जाना है, आईबीए से तालीम हासिल करनी है और फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके नौकरी करनी है, वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन में जाके नौकरी करनी है। तो वो उस जमाने में तो आईबीए इतना अच्छा था कि आपको हर ग्रेजुएट को 3 से 4 या 6 ऑफर्स आती थी फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, और आप डिस्कस करते थे अपने टीचर्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ कि कौन से इंस्टीट्यूशन में जाके नौकरी की जाए। तो उस किस्म के माहौल में जाहिर है आप फिर बेस्ट चूज करते थे। और एक दफ़ा आपको ऐसा माहौल मिले, वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी हमारा जस्ट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि मेरिट पर जाहिर है लिया जाता है, और फिर उनकी जो ट्रेनिंग का तरीक़ेकार है, उनकी जो प्रमोशन का तरीक़ेकार है, तो उससे जब तक आप एक 3 स्टार जनरल बनते हैं तो आप यू आर एज गुड एज एनी इन द वर्ल्ड, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग का और तमाम चीज़ों का जो तरीक़ेकार है वो इट इज एज गुड एज एनी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। बच्चों में से कोई आप के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है? जी, मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है उसने भी माशाल्लाह एमबीए किया। सही। और वो भी अभी एक बैंक में काम कर रहा है। लेकिन क्या उसका भी आपके पास सियासत में आने का कोई इरादा है? मेरा ख्याल है जर्म्स तो हैं। अच्छा जी, लेकिन सियासत में आने के लिए आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं सियासत में। एक तो मैं यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सियासत वो जो हम कहते हैं कि एक ख़ानदान होता है वही चला आ रहा है और उसके लोग सियासत में आ रहे हैं, और एक फ्यूडल बैकग्राउंड के लोग ज़्यादातर सियासत में हैं या टिपिकल फैमिलीज़ के लोग सियासत में। एक तो ये भी आप जो बात कर रही थी, ये भी बड़ा रिस्क था कि आप सियासत में आ रहे हैं और आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है कि आप पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकें या कुछ कर सकें। तो सियासत में आना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई फाउंडेशन होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग वो आते हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है, कुछ लोग वो आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास 2 नेशनल असेंबली की सीटें, 4 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें, कि ख़ानदान से ख़ानदान जीतते चले आए थे। तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब जाते हैं तो कहते हैं कि जी 4 सीटें साथ लेके आते हैं। तो मेरे पास सियासत के पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो तीसरी चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस या तजर्बा ऐसा हो कि आप आएँ और अपना मार्क क्रिएट कर सकें। और बहुत से लोग ये जो बहुत से क्या तकरीबन सारा पाकिस्तान ये समझते हैं कि आप सियासत में सिर्फ वो टिपिकल किस्म के लोग आ सकते हैं और आगे अपनी पहचान बना सकते हैं। 2012 से पहले मैं कभी भी मियां नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से या किसी भी मुस्लिम लीग के लीडर को नहीं जानता था। ना हम एक शहर में रहे थे, ना मेरा ताल्लुक लाहौर से है या कश्मीरी बैकग्राउंड है, ना बिजनेस साथ की थी, तो नथिंग इन कॉमन। एंड हियर आई वाज कि मुझे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इलेक्शन में जाना है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा आपने लिखना है और आपने टैक्स रिफॉर्म एजेंडा लिखना है और आपने कैंपेन रन करनी है। सो जब हमने पूरा वो मैनिफेस्टो बना लिया था तो उसके बाद जब कैंपेन था, कैंपेन
अब बहुत साइंटिफिक तरीके से रन होती है। वो ज़माना ख़त्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, लेकिन सर सोशल असद उमर मीडिया। साहब आए थे यहाँ पे, जी। उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि आपने उन्हें मना किया था, फैमिली की तरफ से उनको रोका गया था कि वो ना जाएं सियासत में, जी। और आप मैंने उसमें कहा पेश था। थे। जी। जी, लेकिन उसी साल कुछ ही अरसे के बाद आपने जी। खुद भी सियासत में आने का फैसला किया। उनको रोकने में अवामिल क्या थे और खुद बिकॉज फैसला उनका करने में अवामिल? जब वो डिसीजन ले रहे थे वो बहुत महीने तक सोचते रहे, और पॉइंट ऑफ व्यू था, जाहिर सी बात है ये नहीं था कि सियासत के अगेंस्ट है। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त काफ़ी अनसर्टेनिटी है, और इस अनसर्टेनिटी में बेसिकली बिकॉज उनका ताल्लुक था मियां नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से। वो शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे 2008 से 2013 के दरमियान असद बहुत क्लोजली उनके साथ काम कर रहे थे, काफ़ी कमेटीज वगैरह में एडवाइस करते थे। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप इस सिचुएशन में हो, इलेक्शन का जब वक्त आएगा और इलेक्शन अगर मुस्लिम लीग जीत जाती है तो उस वक्त अपने आप को अगर इफ़ दे वांट यू तो उस वक्त अपने आप को इंटरेस्ट शो कर देना। बट मेरा ख्याल है उस वक्त थोड़ा एक तो माहौल हो गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक उभर के सामने आ रही थी, तो एंड विच इज़ फाइन। आई मीन उसमें भी जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था तो मैंने बाकायदा एक ड्राफ्ट किया था ईमेल असद के लिए, और मैंने पॉइंट्स दिए थे व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन, और अगर आपने ज्वाइन ही करना है व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और यही पॉलिटिक्स होती है, यही डेमोक्रेसी जमहूरियत होती है कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और हमारे घर का जो आप बात कर रही थी कि वाई असद लैंडेड अप इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दो बिल्कुल मुख्तलिफ वो हैं जमातें, कि अपनी अपनी सोच बनानी चाहिए, और ये आपके घर में अगर आपको इनकरेज किया जाए ना कि अपनी आप सोच बना के रखें। डिफरेंसेस बहुत फाइन होते हैं, वो मैक्रो लेवल पर डिफरेंसेस होते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मैक्रो पॉलिसीज़ क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैक्रो पॉलिसीज़ क्या हैं। दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली है, लेकिन दोनों की अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है कि वो उनका रास्ता वहाँ तक पहुँचने का मुख्तलिफ हो सकता है, हमारा रास्ता थोड़ा सा मुख्तलिफ। सही, तो ये इख्तलाफ राय अब घर के अंदर भी होता है जब भाइयों में? बिल्कुल होता है, मतलब इसमें पहले भी होता था, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे पास और भी बहुत सी चीजें डिस्कस करने के लिए, जी बिल्कुल, जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स डिस्कस करना। अच्छा, लेकिन जब घर में जैसे अभी वो हलकों के ऊपर सियासत हो रही थी और वो पीटीआई खुशी जश्न मनाती है, मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली अफसरदगी और गम-ओ-गुस्से का इजहार करती है। ये कब हुआ अफसरदगी और मतलब गम-ओ-गुस्से? एक नेचुरल फिनोमेनन। मेरा ख्याल है हम ज्यादातर अगर देखा जाए, देखिए पॉलिटिक्स में एक तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आपको घबराना नहीं चाहिए कि ये अभी हमारा मेरे हिसाब से तो मेरे लिए फ़तह ही फ़तह मैंने देखी है, और मैं लकी हूँ उस हिसाब से कि मैंने ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, नेक्स्ट इलेक्शन हुआ उसमें जीती, भरपूर अंदाज में जीती। फिर अगर आप पिछले 2 साल में देखें, नहीं, मैं जरा घर की डायनामिक समझने की सर कोशिश कर रही थी। वो कहते हैं दो कौमी नजरिया कि हमारा जो हीरो है वो आपका तो वो है विलन है, और आपका विलन हमारा हीरो है। तो वो जब एक तसादुम की कैफियत पैदा हो जाए तो घर में फिर भाइयों के दरमियान क्या ये आती है इससे दरारें, या इसकी वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती हैं। कि आंगन की दीवारें ऊंची हो जाएं और एक दूसरे से बोलना छोड़ दें? और नहीं, अभी भी हम रेगुलरली, एक तो हमारे जो फैमिलीज हैं वो एक इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि इस सेंसिटिविटी को रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है। सो अभी फॉर एग्जांपल मेरी जो बेगम है, शी इज़ द वन जो रिकग्नाइज करते हैं, शी नोज कि ये इसको इस माहौल को ख़राब नहीं होने देना। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अभी चंद माह पहले असद की वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो हमारे घर में सेलिब्रेट हो रही थी, ठीक है, जस्ट टू शो। और वो हमारे इनफैक्ट उसकी तस्वीरें लगाई मेरे बेटे ने, तो उसी वक्त 2-3 चैनल से फ़ोन आया, वसीम बदामी का एयरवाइज से फ़ोन आया कि आप लोग तो कहते हैं आप साथ नहीं बैठते, तो तस्वीरें साथ हैं। तो हम लोग साथ बैठते हैं, मतलब टॉक शोज में साथ नहीं बैठते हैं, बट नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये फैसला आपका करने में इंस्पिरेशन असद उमर साहब भी थे सियासत की तरफ आने में, या नहीं? आपका फैसला? मेरा जो नहीं, मेरा फैसला तो मेरा बिल्कुल अपना फैसला था। बिल्कुल सही। बिकॉज उस वक्त असद का फैसला करने में वो मशवरा, वो हमेशा ये टीवी इंटरव्यूज वगैरह में भी कहते हैं और राइटली कहते हैं कि उन्होंने मशवरा किया था, और बहुत डिटेल्ड मशवरा किया था। वो हालात डिफरेंट थे, बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, कोई और पॉलिटिक्स में नहीं था, तो उसके लिए ये नहीं था कि ये बड़ा सेंसिटिव है कि वो बताएगा कि मैं पीटीआई में जा रहा हूँ तो सब कहेंगे यार पीटीआई में क्यों जा रहे हो। जब मैं जा रहा था तो असद ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था, तो मुझे थोड़ा सा ये इसको सॉर्ट ऑफ सीक्रेटिव भी रखना था,
और जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता तो कम्युनिकेट नहीं करना था। बट जैसे ही फैसला हुआ था तो मैंने पहली रात को, हालांकि वो कहते हैं कि किसी जर्नलिस्ट ने बता दिया था, वो हो सकता है कि वहाँ उधर मुस्लिम लीग हाउस में आया हो, उसको पता चला हो तो उसने कम्युनिकेट किया हो। बट असद वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसको, और जाहिर है करना भी चाहिए था। आई कम्युनिकेटेड माई डिसीजन, पूछा नहीं था कि मैं क्या करूँ, मैंने ज़रूर ये बताया था। और मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब आज मेरे साथ हैं, जो कि चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन है मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी, और आज उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। सर आपने बताया गुफ्तगू में कि भाई वैसे भी एक दूसरे को या अदरवाइज देख रहे होते हैं कि कोई एक करियर में गया दूसरा भी गया, अब सियासत में आप दोनों भाई हैं, क्या समझते हैं कौन ज़्यादा कामयाब है? कामयाबी तो मेरा ख्याल है दोनों ही कामयाब हैं माशाल्लाह। ही हैज़ क्रिएटेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ और बहुत क्लोज एडवाइज़र हैं इमरान खान के। और मेरा ख्याल है अगर उनकी कभी हुकूमत आई, जो कि अभी तो नहीं लगता आने उनका चांस तो वो उनको बड़ा अच्छा ओहदा मिलेगा। और उन्होंने ही इकोनॉमिक प्लान बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इन अ शॉर्ट टाइम जिसमें मैं रहा हूँ, तो एक वज़ीर बनना इतने कम अरसे में एट द नेशनल लेवल मेरा ख्याल है, और उसके अलावा मेरा ख्याल है जो एक कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं उस हवाले से आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आप इंडिविजुअल होके नहीं सोचते आप कि अगर आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी कामयाबी मिल रही है, वो आपकी कामयाबी होती है। आपके घर में अगर वो हो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आपकी पार्टी में हैं कि उनकी पार्टी में हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपको बता रहा था कि वसीम बदामी ने जब इंटरव्यू किया था तो मैं और असद दोनों बैठे थे, तो ये सवाल उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा था हमारे घर में PMLN, इनके घर में PTI, तो उन्होंने कहा नहीं पूरा ख़ानदान। तो असद ने कहा कि 2/3 से PTI के फेवर में। मैंने कहा मसला PTI का यही है कि वो ड्राइंग रूम और TV लॉन्च में सिर्फ काउंट करते हैं, पाकिस्तान समझते हैं। अगर नीचे घर के उतरें और गेट के बाहर भी जाके पूछें तो फिर नून लीग 2/3 से मेजॉरिटी में होगी। बट जाहिर सी बात है उनके घर पे ये है, और एक स्प्लिट होता है, और ये चीज़ चेंज भी होती रहती है। जैसे जैसे अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत डिलीवर कर सकी जो वादे किए हैं, ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से, ख़ास तौर पर गुर्बत को ख़त्म करने के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जो हमारे अहदाफ हैं 2018 तक, टैक्स को बढ़ाने के हवाले से एंड सो ऑन, तो और जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि 2018 का जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान ख़त्म हो चुका होगा। और मेरा ख्याल है जब मुड़ के देखेंगे 2013 के मुकाबले में 2018, और इसी तरह से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला टेररिज्म के हवाले से, कराची में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो इतने साल तक ख़राब चला आ रहा था, फिर ये जो बुनियादी मसला था ये टेररिज्म का पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ही था, उसके हवाले से एक बोल्ड डिसीशंस लेना और कामयाबी दिलाना। सो अगर 2018 में हम मुड़ के देखेंगे तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली पाकिस्तान को एक बहुत बेहतर मुल्क पाएंगे कंपेयर टू 2013। सही, तो आपको लगता है कि हालात जो है वो खासे उस वक्त इंशाल्लाह ताला अगर आप किसी से भी पूछें जो कराची से आ रहा है तो वो भी ये एग्री करेगा कि जी कराची इज इम्प्रूविंग, और कराची का इम्प्रूव होना पाकिस्तान में सबके लिए बुनियादी चीज़ है। बिकॉज अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक विजन जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की हो, तो उसमें कराची का तो मेन रोल है। बिकॉज कराची बिजनेस हब है, फाइनेंशियल हब है, और कराची में अगर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक विजन अचीव नहीं हो सकता। सो इस वजह से हमारी हमेशा से फोकस रहा था। जैसे ही हम हुकूमत हमारे पास आई थी और हमने पहले से प्लान बनाया था, और वो सितंबर 2013 में वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अच्छा सर, जब आप बहुत अच्छी नौकरी पे थे, जिंदगी में सब कुछ आपने हासिल किया हुआ था, उस वक्त में और अब जबकि आप एक फेडरल मिनिस्टर की स्टेटस पे हैं और एक बहुत अहम ओहदा आपके पास है, क्या फ़र्क आपकी ज़िंदगी में आया है? पर्सनल वो जिसे कहते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। एक तो ये है कि एक लेवल मुख्तलिफ होता है, हायर लेवल होता है। मेरी जो जॉब भी है वो उसमें दोनों चीज़ें मुझे अचीव हुई हैं। एक तो प्रोफेशनल लेवल, बिकॉज मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। सो अब जो मेरी नौकरी का जो
बड़ा हिस्सा है वो गुजरता है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ, स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, चैम्बर्स के साथ, इक्विटी फंड्स के साथ, बॉन्ड मार्केट्स के साथ, तो जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ। तो वो प्रोफेशनल जो सेटिस्फेक्शन होती है कि आपका उठना बैठना, आपका काम की नोयत भरपूर तरीके से, और विद इन आवर मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ प्रोफेशनल्स हम लेके आए हैं, MBAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है वो हमने सिलेक्ट किए हैं, बिकॉज नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, क्योंकि हमें डिलीवरी उस किस्म की प्रोफेशनल करनी पड़ती है। इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं पाकिस्तान के, अब अपने आप को ज्यादा मुतमईन महसूस करते हैं। एब्सोल्युटली। और दूसरा पॉलिटिकल साइड है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अगर हो, तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की प्राइम मिनिस्टर की मीडिया कमेटी है फॉर एग्जांपल, उसका मैं हिस्सा हूँ। तो वो रोज़ आप स्ट्रेटजाइज करते हैं पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से कि आपने, चाहे वो NA 122 का इलेक्शन आने वाला है या आपके मुख्तलिफ जो इश्यूज रोज़ के आते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में भी जो आप, मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो दोनों चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ठीक है। तो इस वजह से आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ एक और वो छोटा सा एंगल जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि आप किस तरह से महसूस करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी जो है वो किस डगर पे जाएगी, किस तरफ लेकर जाएंगे उसे? मेरा ख्याल है क्या कोई और मिनिस्ट्री, क्या कोई और ओहदा, क्योंकि दोनों में बड़ा कंट्रास्ट देखते हैं हम। असद उमर साहब जो हैं वो जरा और तरह की बातें करते हैं, आप जरा और तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, तो क्या कोई और मिनिस्ट्री, कोई और ओहदा, पहली बात ये है कि इंसान वो खुश रहता है जो आज के हालात से मुतमईन हो। ठीक है। और अगर हर वक्त आप फ्यूचर का सोचते रहें तो मेरा ख्याल है आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि जी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मेरी कंट्रीब्यूशन या इफेक्टिवनेस ज्यादा अच्छी होगी, और अगर वो मौका देंगे तो बिल्कुल मैं वहां जाऊंगा। सपोज आप वजीर आजम हो और आपके पास दो नामों से नाम हो जी, एक इसहाक डार साहब को आप लगा सकते हैं वजीर खजाना, और एक आप लगा सकते हैं असद उमर साहब को, व्हाट विल बी योर चॉइस? पहली बात तो ये है कि मैं वजीर आजम होऊंगा नहीं और इसहाक डार मेरे नीचे नहीं होंगे। आप मुझे नौकरी से निकलवाने के चक्कर में नहीं, ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन इसहाक डार बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर है। जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, मेरा ख्याल है मैंने अपनी ज़िंदगी में कम इतने इंटेलिजेंट और इतने हार्ड वर्किंग आदमी देखा। मतलब लिटरली एवरी सिंगल डे वो मिडनाइट तक काम करते हैं और हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। हमारे लिए मुश्किल होता है कि उनके साथ चलना, बिकॉज वो सैटरडे को भी मीटिंग करना चाहते हैं, मैं सैटरडे को भाग के कराची जाना चाहता हूँ। तो वो उनका पेस तो इस किस्म का है, इज आउटस्टैंडिंग। और फिर सबसे बड़ी बात हार्ड वर्किंग नहीं है, एबिलिटी के टू ग्रैस्प द इश्यूज जो उनकी है, और जितनी चीज़ें उनके सामने आती हैं, और आप प्राइम मिनिस्टर ने जितनी चीज़ें उनको दी हुई हैं, वो पॉलिटिकल साइड पर भी अगर MKM से झगड़ा है तो वही सॉल्व करेंगे, अगर असेंबली में कोई इशू है तो वही सॉल्व करेंगे और वही हैंडल करेंगे, और फाइनेंशियल साइड तो है ही है। ठीक। अच्छा, आपने इस बात को बड़ा सियासी अंदाज में उसका जवाब दिया है। मैं ब्रेक के लिए रुकने के बाद बाकी के अपने सवाल आज वो करूंगी। ब्रेक पे साथ रहिएगा। और सुबह बखैर जनाब, आज हमारी मुलाकात रही मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, जो कि चेयरमैन हैं निजकारी कमीशन के, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। सर थैंक यू सो मच, आप साथ रहे। ज़िंदगी में मोहब्बत भी की है? जी जाहिर से की है। और शादी मोहब्बत की या वही एक दफ़ा मोहब्बत की थी और उसी से शादी की है। अच्छा, और अभी तक यकीन रखते हैं मोहब्बत पे? जी, मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? मतलब यकीन किया, मतलब एक दफ़ा किया था, ठीक है, मतलब इट्स अ गुड थिंग। मेरा ख्याल है हर इंसान की जिंदगी में एक दफ़ा अगर हो तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सियासत बराए कुछ क्विक राउंड्स, जल्दी जल्दी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपने इसको फिल करना है। आपके नज़दीक सियासत बराए? मतलब आई कांट अंडरस्टैंड। सियासत बराए नजरिया, बराए अच्छा ना कुछ भी, नजरिया ही कह सकते हैं। सियासत बराए नजरिया। अच्छा जी, मेरी जिंदगी में कमी है तो बस किसी चीज़ की नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। अच्छा, वजारत है, कौन सी वजारत है जो कि वन, इफ यू हैव टू पिक वन वजारत है? मेरा ख्याल है अभी ठीक निजकारी जी, ठीक है। कभी मैं सोचता हूँ कि जो मैंने सोचा था वही किया है। सही। अगर मुझे चांस मिले तो
दोबारा यही करूंगा जो किया था। बिल्कुल सही। मुझ में सबसे ज्यादा क्या चीज है? मेरा ख्याल है पैशन और कमिटमेंट और पाकिस्तान के लिए कम होने से। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सब अच्छा है और अच्छा होना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल सही। मुफाहमती सियासत या मज़ाहमती सियासत? मुफाहमती। मोहब्बत, जंग और सियासत में सब जायज़ है। असल कामयाबी? असल कामयाबी आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन और जिंदगी नाम है कुछ करने का, कि जब आप मुड़ के देखें कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो मेरा ख्याल है वो असल जिंदगी है। सही। सिर्फ ये नहीं कि अपनी सेटिस्फेक्शन आपने कर ली, पैसा बहुत सा कमा लिया। सही। आई रिग्रेट ऑलमोस्ट नथिंग। नजरियात में वफादारी या गैर जानिबदारी? गैर जानबदारी। झंडे वाली गाड़ी या बगैर झंडे वाली? दोनों अच्छी लगती हैं। सूट या शलवार कमीज? शलवार कमीज। अच्छा, बूट या खेड़ी? खेड़ी। देखा तो नहीं कभी आपको इस तरह से ड्रेस? मैं अगर आप मेरे शाम को प्रोग्राम देखें तो 90% मैं शलवार कमीज में होता हूँ। बिल्कुल खेड़ी सही। नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री संभालना आसान है या फिर अपना कोई एक इदारा, अपना बिजनेस? अपना बिजनेस आसान है, मिनिस्ट्री मुश्किल है। मिनिस्ट्री मुश्किल। 18 करोड़ आवाम को जवाब देने हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, चौधरी निसार या इसहाक डार? इफ यू हैव टू वोट फॉर वन? मुश्किल सवाल ना करें। अच्छा। पास। अच्छा, असद उमर साहब से बचपन में लड़ाई या टॉक शो में लड़ाई? टॉक शो में। कभी बचपन में कभी लड़ाई नहीं हुई। बचपन में कभी लड़ाई नहीं? कभी भी। वाकई में? कभी भी वो नहीं। जो सिबलिंग राइवलरी होती कभी है? भी नहीं, कभी कोई नहीं। अच्छा, जब भी मेरी उनसे बात हुई और अदरवाइज मैंने प्रोग्राम में सुना, ही इज ऑलवेज वेरी एलोक्वेंट अबाउट हिज लीडर एंड लीडरशिप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जहन में क्या तस्वर है लीडर का, क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है हर एक को अपने लीडर में अच्छी चीज़ें ही नज़र आती हैं, तभी उनको इमरान खान अच्छा लगता है। और मैं पहले बात तो ये बता दूं कि मैं बिल्कुल मुख्तलिफ उस लिहाज से हूँ कि मैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ, मैं क्लियरली मैं समझता हूँ कि वो उनके दिल में पाकिस्तान के लिए पैशन है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं। इमरान खान या असद उमर या जो भी है, और मेहनती लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हम सिर्फ उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं, हमारे दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, हम भी पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते सही। हैं, और हमारी भी कमिटमेंट है कि पाकिस्तान अच्छा हो। अच्छा, ये और इस विजन- चीज़ को उनको रखना। योर विजन ऑफ अ लीडर, आपके नजदीक एक लीडर में क्या क्या कुछ होना चाहिए, क्या? एक तो मेरा ख्याल है लीडर जब बनता है, एक तो नेचुरल क्वालिटीज होती है, हर एक लीडर नहीं बन सकता। सही। तो नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, कुछ लोग बढ़ के एकदम से आगे आ जाते हैं, वो लीडरशिप की वजह से आते हैं, उनमें वो नेचुरल क्वालिटीज होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मैच्योरिटी होना, एक्सपीरियंस होना, और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि यहाँ के कितनी सेंसिटिविटीज़ हैं, चाहे वो मिनॉरिटीज़ के हवाले से हैं, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हैं, चाहे वो रिलीजन के हवाले से हैं, चाहे वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से हैं या खित्ते के हवाले से हैं। तो जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, मैच्योरिटी होगी, उतना अच्छा आप पाकिस्तान को लीड करेंगे। बिल्कुल सही। आप चेयरमैन निजकारी कमीशन है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के वो वाइटल जो भी इदारे हैं, उनकी निजकारी किए बगैर ही वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें दोबारा से और कामयाब हों। ऐसा मेरा मैंडेट नहीं है। मुझे पता है। नहीं, मेरा मैंडेट है रिस्ट्रक्चरिंग करना और प्राइवेटाइज करना। और ये पाकिस्तान में, मैं ये सिर्फ बता दूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इसी तरफ सारी दुनिया चल रही है। और एक वक्त था जब दुनिया नेशनलाइजेशन की तरफ चल रही थी और पाकिस्तान भी पीछे था कि तमाम चीज़ें हुकूमत की तहवील में होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, पूरी दुनिया में फेल हो गया। और विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, तो अब पूरी दुनिया जो है वो प्राइवेटाइजेशन की, जिनका जो काम है वो अगर करेंगे तो उतनी ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही। लेकिन आपको पता है सर, न्यूक्स की जब बात होती है तो वहाँ भी वो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं कि ये भी हमारे हवाले का, तो भी तो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन ही है कि आप अपने बॉम्ब्स हैं हमें दे दो। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अगर बिजनेस वाले लोग चलाएंगे, तजर्बे वाले लोग चलाएंगे, तो ज्यादा अच्छा चलेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। आपसे भी इजाजत लेने का वक्त इसी दुआ के साथ, हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह कल भी। अपना ख्याल रखिए और दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।